नाम है उज्ज्वला नंजन, मैकेनिकल क्लास में आपका स्वागत है। ये मेरा कुछ इंट्रोडक्शन है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 10। तो इससे पहले 2 लेक्चरों में हमने एंट्रोपी के बारे में पढ़ा है, तो आज भी हम एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एंड ये टेलीग्राम का QR कोड है, जिसको भी अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना हो तो वो कर सकता है। तो चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम निकालने वाले हैं एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो हम हेडिंग डाल लेते हैं एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। ओके, तो देखिए एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या होगा। ठीक है, देखिए जो डेल एस है यूनिवर्स के लिए, वो क्या होगा, डेल एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल एस ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। अगर यूनिवर्स के लिए एंट्रोपी आप निकालने वाले हैं तो सिस्टम की एंट्रोपी चेंज और सराउंडिंग एंट्रोपी चेंज आप निकालेंगे। देखिए होता क्या है, ये हमारा सिस्टम है, दिस इज सिस्टम, दिस इज बाउंड्री। हम बेसिक्स में पढ़ा था स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में आई थिंक। एंड दिस इज सराउंडिंग। तो इस पूरे को ऐड करके हम बोलते हैं यूनिवर्स, यूनिवर्स। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अब अगला टॉपिक, एंट्रोपी चेंज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, या फिर एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। एंट्रोपी चेंज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, देखिए अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। अगर ये इफ दिस इज सिस्टम, कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड। तो हमने क्या बोला था, सिस्टम और सराउंडिंग में जो हीट ट्रांसफर है वो जीरो होगी। नो हीट ट्रांसफर, नो मास ट्रांसफर। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है नो हीट ट्रांसफर, नो मास ट्रांसफर। ठीक है, नो हीट ट्रांसफर, नो मास ट्रांसफर। तो अब देखते हैं हम, तो इस सिस्टम के लिए अगर हम निकालेंगे तो डेल एस क्या होगा, डेल क्यू बाई टी प्लस एस जनरेशन, ये हमने पढ़ा था। तो देखिए ये जो सिस्टम है इससे कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, सो ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, सो जो डेल एस होगी वो एस जनरेशन के बराबर होगी। ठीक है, अब इसके 2 केसेस हो सकते हैं, इसके 2 केसेस हो सकते हैं। या तो रिवर्सिबल हो चीज, या तो इरिवर्सिबल हो। ठीक है, तो अगर रिवर्सिबल होगा तो एंट्रोपी जनरेशन क्या होगी, हमने पढ़ा था रिवर्सिबल के लिए 0। और अगर इरिवर्सिबल होगा तो एंट्रोपी जो जनरेशन है वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डेल एस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम है, जो डेल एस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम है ये 0 हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है। इट कैन नॉट बी नेगेटिव। सो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, एंट्रोपी चेंज डेल है ना, तो एंट्रोपी चेंज हुआ, उसका मतलब एंट्रोपी चेंज ऑफ
आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर डिक्रीज। ठीक है, एंट्रोपी चेंज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर डिक्रीज। अब देखिए आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था, यूनिवर्स, थर्मस। सो अगर आपसे बोले कि यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स, क्या एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स कभी डिक्रीज हो सकती है? नहीं, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हमेशा बढ़ेगी। ठीक है, वो डिक्रीज नहीं हो सकती, क्योंकि जो भी प्रोसेस होता है वो जनरली इरिवर्सिबल ही होते हैं, एक्चुअल प्रोसेस जो होते हैं। ठीक है, तो एंट्रोपी चेंज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर डिक्रीज। और आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, यूनिवर्स, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्स भी बोल सकते हैं, यूनिवर्स। ठीक है, एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक टॉपिक है कि एंट्रोपी अलग अलग केसेस में क्या होती है। एंट्रोपी चेंज इन डिफरेंट केस, एंट्रोपी चेंज इन डिफरेंट केस। ठीक है, एंट्रोपी चेंज इन डिफरेंट केसेस। तो सबसे पहले मिक्सिंग of two incompressible substance, ठीक है, या when two solid comes in contact। ठीक है, हेडिंग क्या है, किसी भी दो इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस को जब आप मिक्स करोगे तो उसमें हम एंट्रोपी चेंज निकालने वाले हैं। या तो कोई दो सॉलिड को आप कांटेक्ट में लाओगे और वो किसी कॉमन टेम्परेचर पे पहुंच जाए तो उसके लिए भी हम एंट्रोपी चेंज निकालने वाले हैं। वो दोनों के लिए यही होता है कॉन्सेप्ट, यही सेम फॉर्मूला लगेगा आपका। ठीक है, चलिए इसके लिए अब हम ड्रॉ करते हैं एक छोटा सा डायग्राम। यहाँ पे देखिए ये कंटेनर है मान लीजिए, ठीक है, दिस इज कंटेनर। ठीक है, ये जो कंटेनर है ये इसको हमने इंसुलेट कर दिया गया ताकि इस प्रोसेस में इसके बाहर हीट ट्रांसफर ना हो। आपस में हीट ट्रांसफर होगा इन दोनों के बीच, दो सब्सटेंस के बीच हीट ट्रांसफर होगा, बट इस सिस्टम के बाहर हीट ट्रांसफर नहीं होगा। आप समझ रहे हैं क्या मैं बोल रहा हूँ? ठीक है, इस सिस्टम के बाहर वो हीट ट्रांसफर नहीं होगा। ओके, तो अब आप ये समझिए कि इस सिस्टम पे, ये जो सिस्टम है हमारा, यहाँ पे दो चीज़ें हैं रखी हैं। ठीक है, यहाँ पे M1 C1 T1 है, M2 C2 T2 है। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे देखिए ये जो कंटेनर है, ये वाला दिस वन, इसको आप 1 मान लीजिए। ये एक बड़ा सा कंटेनर है, उसमें ये एक सॉलिड ये है 1 और ये दूसरा सॉलिड है। या तो ये एक इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस है और ये दूसरा भी इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस है। पानी को मिक्स करना, दो अलग टेम्परेचर में के पानी को मिक्स करना, ये वो वाला केस है। ठीक है, दो अलग टेम्परेचर के हॉट वाटर कोल्ड वाटर को मिक्स करेंगे और एक कॉमन टेम्परेचर में पहुंच जाएगा, एक वो केस है। ठीक है, या कोई दो सॉलिड है उसको आप कांटेक्ट में लाएंगे, उनके बीच हीट ट्रांसफर हो रही है, उसको अगर कंबाइंड हम सिस्टम मानेंगे तो सिस्टम के बाहर हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, वो दो सॉलिड ब्लॉक के बीच हीट ट्रांसफर हो रही है, वो दो हॉट एंड कोल्ड वाटर के बीच हीट ट्रांसफर हो रही है। बट उसको अगर हम पूरे को सिस्टम मान ले तो उसके बाहर कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लगाते हैं। ठीक है, अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होगी, देखिए डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो देखिए यहाँ पे कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी क्योंकि
ये सिस्टम के बाहर कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, इस सिस्टम के बाहर कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही, तो ये ज़ीरो। देखिए कोई भी किसी भी प्रकार का वर्क नहीं मिल रहा है, कंटेनर एक फिक्स्ड उसमें है वॉल्यूम का, तो नो बाउंड्री वर्क, कोई शाफ्ट नहीं लगा है, कोई इलेक्ट्रिक वर्क नहीं दे रहे हैं, तो नो अदर वर्क, ठीक है, तो वर्क भी ट्रांसफ़र भी ज़ीरो। तो जो डेल एस है, सॉरी डेल यू है, वो ज़ीरो होगा। अब जो डेल यू है वो किसका किसका है, तो देखिए डेल यू ऑफ 1 प्लस डेल यू ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों ब्लॉक फाइनली टी फाइनल टेम्परेचर में पहुंच जाएंगे, समझ रहे हैं, ये दोनों ब्लॉक टी फाइनल टेम्परेचर में पहुंच जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, M1 C1 टी फाइनल माइनस T1, ठीक है, टी फाइनल माइनस T1 ना, प्लस क्योंकि ये जो फर्स्ट ब्लॉक है वो भी TF में पहुंचेगा, सेकंड ब्लॉक है वो भी TF में पहुंचेगा, प्लस M2 C2 TF माइनस T2 इज इक्वल टू 0। जो पहला ब्लॉक है वो भी टी फाइनल टेम्परेचर पहुंच रहा है, जो दूसरा ब्लॉक है वो भी टी फाइनल पे पहुंच रहा है। तो यहाँ से अगर आप TF निकालेंगे, यहाँ से अगर आप TF निकालेंगे तो वो क्या आएगा, M1 C1 T1 प्लस M2 T2 C2 अपॉन M1 C1 प्लस M2 C2, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हर जगह यूज़ होगा। कहाँ कहाँ यूज़ होगा ये फॉर्मूला, अगर दो अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म और ठंडे पानी को आप मिक्स कर रहे हैं तो उसका जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो इसी फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे C1 C2 क्या है, C1 जो है, जो C है वो स्पेसिफिक हीट है, देखिए इनकम्प्रेसिबल है, मतलब सॉलिड या लिक्विड की बात हो रही है, तो उसमें C जो होता है स्पेसिफिक हीट वो कांस्टेंट होता है। CpCv गैसेस में यूज़ होता है, ये मैंने आपको पहले बता चुका है, फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक स्पेशल केस देखिए, अगर स्पेशल केस एक देखें हम इसी केस के लिए, कि स्पेशल केस देखें, स्पेशल केस अगर M1 C1 इज इक्वल टू M2 C2, अगर ये दोनों का कैसे बन रहा है, या मान लीजिए M और C हैं, दोनों सेम हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा, जो TF होगा वो क्या निकल जाएगा, T1 प्लस T2 अपॉन 2, ठीक है। ये फाइनल फॉर्मूला आया स्पेशल केस, मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है सो फाइनल टेम्परेचर विल बी, ये कौन सा है, ये कौन सा मीन है, ये अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक मीन ऑफ T1 एंड T2, ठीक है, अरिथमेटिक मीन होता है, AM हो जाता है, अरिथमेटिक मीन हो जाता है, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। ये केस हो गया। अब अगर एंट्रोपी हम चेंज निकालें डेल एस, ठीक है, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, देखिए आपने फर्स्ट लॉ लगा लिया, उससे टेम्परेचर चेंज निकल गया। अब आप सेकेंड लॉ लगा रहे, कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं एंट्रोपी का, सेकेंड लॉ से हमको एंट्रोपी की प्रॉपर्टी पता चलती है, ठीक है, तो हमने फर्स्ट लॉ उस कंडीशन पे लगाया, हम सेकेंड लॉ लगा रहे हैं। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स क्या होता है, डेल एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल एस ऑफ सराउंडिंग। देखिए यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, नो हीट ट्रांसफ़र, क्योंकि हमने इंसुलेट कर दिया है। तो अब जो डेल एस ऑफ यूनिवर्स है वो डेल एस ऑफ सिस्टम 1, सॉरी सिस्टम 1 में कौन से ब्लॉक 1 है और 2 है। आप दो ब्लॉक अगर समझेंगे तो एक ब्लॉक का एंट्रोपी चेंज होगी और दूसरे ब्लॉक का एंट्रोपी चेंज, इसको मिलाएंगे, इसको ही तो हमने सिस्टम कहा ना, दोनों ब्लॉक को साथ में,
तभी तो इन ब्लॉक के बीच हीट ट्रांसफर हो रही है। पर हमने पूरे दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम कंसिडर कर ले तो इसके बाहर हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इनके अंदर आपस में हो रही है, सिस्टम से हीट क्रॉस नहीं कर रही है। हमने पढ़ा था ना कि हीट इज अ ट्रांजिएंट फिनोमिनन, जिसको क्रॉस करना पड़ता है बाउंड्री को, फ्लो में बाउंड्री को क्रॉस करना पड़ता है उस फ्लो को, ठीक है। तो क्योंकि बाउंड्री हमारी जो है वो इन दोनों के बाहर है, ये दो सिस्टम के बाहर हमारी बाउंड्री है, तो उससे हीट ट्रांसफर नहीं हो पा रही है, इन दोनों सिस्टम के बीच हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। डेल एस ऑफ 1 और डेल एस ऑफ 2, ठीक है। तो डेल एस ऑफ यूनिवर्स क्या होगी, इसका m1 c1 लॉग टी एफ अपॉन T1, ये हमने पढ़ा था फॉर फाइनाइट मास के लिए, फाइनाइट इनकम्प्रेसिबल मास के लिए हमने पढ़ा है, सॉलिड लिक्विड के लिए ये फॉर्मूला, सॉलिड लिक्विड के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा है। फिर सिम m2 c2 लॉग, जो ब्लॉक 2 है वो भी f पानी में जा रहा है और ये इसका जो टेम्परेचर था वो T2 था पहले, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे भी वो स्पेशल केस हम देखेंगे, वही m1 c1 इज इक्वल टू m2 c2 वाला इज इक्वल टू mc। तो स्पेशल केस m1 c1 इज इक्वल टू m2 c2 इज m इंटू c, ओके। सो यहाँ पे हम देखते हैं इसको लगा के, सो डेल एस ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू m इंटू सी लॉग टी एफ अपॉन T1 प्लस m इंटू सी लॉग टी एफ अपॉन T2, ठीक है। m इंटू सी कॉमन है दोनों में, तो इसको बाहर आप निकाल लीजिए, तो m इंटू सी, और यहाँ क्या बचेगा, लॉग टी एफ अपॉन T1 प्लस लॉग टी एफ अपॉन T2, ठीक है। अब लॉग ऐड में है तो ये अंदर के दोनों प्रोडक्ट हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो m इंटू सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग टी एफ का स्क्वायर अपॉन T1 इंटू T2, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको लिखने का एक तरीका और क्या है, लॉग टी एफ अपॉन रूट T1 T2 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। अब देखिए दोनों का मतलब सेम है, रूट है तो 1/2 की इसमें पावर, तो ये सेम ये आ जाएगा, ठीक है। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो 2 है ये बाहर आ जाएगा, ये थर्मोडाइनमिक्स नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। तो 2 इंटू एम इंटू सी लॉग टी फाइनल अपॉन रूट T1 इंटू T2 डेल एस ऑफ यूनिवर्स। अब यहाँ पे बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आने वाला है, अब वो देखिए बस, ठीक है। पूरा कॉन्सेंट्रेट आप इस पे कीजिए। अच्छा, ये TF क्या था, ये TF क्या था, TF क्या था, T1 प्लस T2 बटा 2, मतलब ये एरिथमेटिक मीन है AM। ये T1 और T2 क्या है, दिस इज ज्योमेट्रिक मीन, T1 T2, ठीक है, दिस इज ज्योमेट्रिक मीन। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं इस केस के लिए, फॉर एन बॉडी, अगर अभी तो हमने 2 बॉडी लिए हैं, फॉर एन बॉडी किस क्या केस, m1 c1 इज इक्वल टू m2 c2 सो ऑन एंड m इंटू सी। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रही है, अगर n बॉडी है तो उसके लिए डेल एस ऑफ यूनिवर्स क्या होगा, देखिए 2 बॉडी थी तो यह 2 आ जाएगा, तो ये n आ जाएगा, m एंड c तो सेम है, लॉग t फाइनल अपॉन यहाँ n T1 इंटू T2 इंटू Tn। इसको और अच्छे से अगर मैं लिखूँ, सो
डेल एस ऑफ यूनिवर्स एन इंटू एम इंटू सी लॉग ए एम ऑफ टेम्परेचर अपॉन जी एम ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ठीक है, वेयर यहाँ पे ए एम क्या है, टी एफ दैट इज T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन अप टू Tn बॉडी है तो Tn अपॉन n, ये am होगा। सिमिलरली ज्योमेट्रिक मीन हमने जो gm लिखा है वो क्या होगा, रूट, यहाँ n होगा n। ठीक है, वो रूट स्क्वायर रूट था क्योंकि बॉडी टू बस थी T1 T2 तो रूट T1 T2 था। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन है तो T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू अप टू Tn। ठीक है, ये भी आपको यहाँ से समझ आ रहा है। ठीक है, हमने ये देख लिया, सिंपल था, बस हमने फर्स्ट लॉ लगाया फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए। एंट्रोपी चेंज का तो कॉन्सेप्ट सेम लगा। ठीक है, अब एक और सेकंड केस देख लेते हैं आज। ठीक है, सेकंड केस, मैक्सिमम वर्क obtained by finite mass attaining common final टेम्परेचर। इसको थोड़ा आप अच्छे से समझिए। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है पर एकदम बेसिक से समझेंगे तो बहुत बेसिक सा है ये। ठीक है, देखिए हम इसमें भी वर्क ऑब्टेन कर रहे हैं, इसमें भी एक इंजन लग रहा है। तो ये जो वर्क ऑब्टेन हो रहा है, जो इससे पहले हमने केल्विन में वर्क ऑब्टेन देखा था, केल्विन टैंक स्टेटमेंट में जो एक हमने हीट इंजन लगाया था उसमें क्या फ़र्क है। देखिए केल्विन में जो वर्क ऑब्टेन हमने किया था ना, ये आपने ऐसे ड्रॉ किया था, याद कीजिए केल्विन में। ठीक है, मैंने इसको क्या बोला था, टी हाइयर, इसको टी लोअर, और यहाँ से ये डेल डब्ल्यू, दिस इज डेल क्यू हाइयर एंड दिस इज डेल क्यू लोअर, मैंने यही बोला था ना। इसमें ये जो था इसको हमने सोर्स कहा था। सोर्स मतलब थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, इन्फानाइट हीट कैपेसिटी का, जिसका टेम्परेचर सेम है, इन्फानाइट हीट कैपेसिटी। ये फाइनाइट मास सिस्टम है, इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये रिजर्वायर नहीं है जिसका इन्फानाइट हीट कैपेसिटी के कारण टेम्परेचर चेंज ना हो रहा हो। सिमिलरली यहाँ पे ये सिंक है, ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है बट इसका टेम्परेचर सेम होगा क्योंकि ये भी थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। यहाँ पे हम जो दो ब्लॉक यूज़ करेंगे जिसके बीच एक हाई टेम्परेचर का ब्लॉक, एक लो टेम्परेचर का ब्लॉक, इसके बीच जो इंजन लग रहा है वो जब वर्क प्रोड्यूस करेगा तो इन ब्लॉक का भी टेम्परेचर चेंज होगा। समझ रहे हैं, इन ब्लॉक का टेम्परेचर चेंज होगा और ये फाइनल एक टेम्परेचर, कॉमन टेम्परेचर में पहुंच जाएंगे। ऐसा समझिए, एक ब्लॉक 100 डिग्री में है, एक ब्लॉक 20 डिग्री में है, इनके बीच इंजन लगे तो 100 डिग्री वाले से हीट लिया और 20 डिग्री वाले को वो इंजन ने हीट दी और वर्क प्रोड्यूस किया वो इंजन। ठीक है, क्योंकि एक रिजर्वायर से, मतलब एक कॉमन हीट सोर्स से और कॉमन हीट सिंक से अकेले लगा के हम हीट एनर्जी वर्क ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने ये किया। तो अब इसमें क्या होगा, जो 100 डिग्री या 20 डिग्री का लगा है तो उनका भी टेम्परेचर चेंज होगा और ये दोनों एक कॉमन टेम्परेचर टी फाइनल टेम्परेचर में पहुंच जाएंगे। इस केस में जो हमको वर्क निकालना है उस इंजन से, वो मैक्सिमम वर्क निकालना है, उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये केस हो गया, ये हमारा केस नहीं है। ठीक है, दिस इज़ नॉट अवर केस। ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये थर्मल एनर्जी रिजर्वायर की बात हो रही। अब यहाँ पे जो हमारे पास ब्लॉक है उसका कुछ मास होगा, उसका कुछ हीट कैपेसिटी वैल्यू होगी, सी की वैल्यू, उसका कुछ टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो चलिए ये एक ब्लॉक है, ओके, ये एक ब्लॉक है, ये एक और ब्लॉक है,
दिस इज अनदर ब्लॉक। यहाँ एक इंजन लगा हुआ है, ठीक है। ये ब्लॉक कुछ हीट दे रहा है और ये इधर से हीट इसमें जा रही है और यहाँ से हमको एक वर्क मिल रहा है, ठीक है। ओके, तो हम फिर से एक बार देखते हैं। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करना मैं भूल गया था और मैंने आगे समझाना शुरू कर दिया था। चलिए फिर से इसको यहाँ से हम देख लेते हैं जहाँ से रिकॉर्डिंग में छूटा था। ओके, देखिए इस ब्लॉक का मास m1 c1 t1 है। मास m1 c1 स्पेसिफिक हीट t1 टेम्परेचर। इस ब्लॉक का मास m2 स्पेसिफिक हीट c2 टेम्परेचर t2, ठीक है। अब इस ब्लॉक में हीट इंजन लगा हुआ है, साइक्लिक डिवाइस, और ये वर्क दे रहा है। तो देखिए जो ब्लॉक 1 से हमको हीट मिली वो डेल Q1 और जो ब्लॉक 2 से मिली वो में हमने हीट दी वो डेल Q2। तो डेल W क्या हुआ, डेल Q1 माइनस डेल Q2, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से, ठीक है। अब उतनी हीट ही हमको मिलेगी कि ये ब्लॉक का टेम्परेचर T फाइनल पहुंच जाए। सिमिलरली ये ब्लॉक जो हीट एक्सेप्ट कर रहा है इसका भी टेम्परेचर T फाइनल पहुंच रहा है। देखिए T1 T2 से ऑब्वियसली ज़्यादा है, तभी तो ऊपर से नीचे हीट फ्लो हो रही है, हाई टू लो। सिमिलरली T1 जो है वो TF से ज़्यादा हुआ है। देखिए T1 का टेम्परेचर डिक्रीज़ होके वो TF पहुंच रहा है, डिक्रीज़ होके TF पहुंच रहा है। सिमिलरली जो TF है वो T2 से ज़्यादा हुआ क्योंकि ये इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसमें हीट एक्सेप्ट हो रही है ना, तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है। ओके, अब देखिए डेल Q1 क्या होगा हमारा, डेल Q1 M1 C1 इंटू T1 माइनस TF। देखिए यहाँ पे आपको ज़्यादा पहले लेना है क्योंकि जो वर्क है उसमें अपने डेल Q1 माइनस साइन आपने पहले ही कंसिडर कर लिया ये माइनस साइन को, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है जो कि पॉजिटिव में होगा। तो T1 ज़्यादा है तो हमने T1 माइनस TF किया। सिमिलरली डेल Q2 में TF ज़्यादा है तो हमने TF को पहले लिखा क्योंकि हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि साइन हमने पहले कंसिडर वर्क में कर लिया है। तो अब देखिए इसको वर्क में पुट कर दीजिए, डेल Q1 माइनस डेल Q2 M1 C1 लॉग T1 माइनस TF माइनस M2 C2 लॉग TF माइनस T2। क्योंकि देखिए TF हमने यहाँ पे भी लिया है पहले क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू चाहिए हमको, क्योंकि हमने नेगेटिव साइन पहले ही कंसिडर कर लिया है, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम वर्क की कंडीशन क्या होती है, हमने को इसमें पहले हमने हेडिंग डाला कि मैक्सिमम वर्क निकालना। मैक्सिमम वर्क इंजन में मिले या मिनिमम वर्क आप रेफ्रिजरेटर में दे, दोनों के लिए एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स जीरो अगर है तो इंजन के केस में आपका वर्क मैक्सिमम होगा और रेफ्रिजरेटर के केस में आपका वर्क मिनिमम होगा। आप सोचिए जहाँ आपको चीज़ मिल रही है तो आपको मैक्सिमम मिलनी चाहिए, जहाँ आप अपना चीज़ दे रहे हैं वहाँ आपको मिनिमम देना चाहिए। तो सिमिलरली जब इंजन से वर्क हमको मिलता है, हमको मिल रहा है इंजन से वर्क, रेफ्रिजरेटर में हम वर्क दे रहे हैं तो उसका आइडियल कंडीशन क्या होगी कि वहाँ मिनिमम वर्क हो, ठीक है। तो ये तो डेल एस ऑफ यूनिवर्स, डेल एस ऑफ सिस्टम, डेल एस ऑफ सराउंडिंग जीरो है क्योंकि सिस्टम हमने पूरे को मान लिया, ब्लॉक 1 इंजन और ब्लॉक 2 ये पूरा हमारा सिस्टम है, इसके बाहर कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो सराउंडिंग एंट्रोपी चेंज जीरो हो गई। डेल एस ऑफ यूनिवर्स, डेल एस ऑफ सिस्टम 1, डेल एस ऑफ सिस्टम 2 और डेल एस ऑफ इंजन होगा, ठीक है। अब देखिए इंजन की एंट्रोपी चेंज जीरो होगी, क्यों, क्योंकि इट इज़ अ साइक्लिक डिवाइस, इसका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है। तो इसके केस में S इनिशियल इज इक्वल टू S फाइनल, ठीक है। तो दोनों, क्योंकि पॉइंट एंट्रोपी इज अ पॉइंट फंक्शन ना, एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो जो भी प्रॉपर्टी वो पॉइंट फंक्शन होती है, तो साइकिल के लिए तो वो जीरो ही होगी। प्रॉपर्टी की तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ही वो है जिसका साइक्लिक इंटीग्रल जीरो हो, ठीक है। तो डेल एस ऑफ यूनिवर्स फिर फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, ये जीरो हो गया। सो डेल एस ऑफ यूनिवर्स, डेल एस ऑफ सिस्टम 1 प्लस डेल एस ऑफ 2। अब सिस्टम 1 क्या होगा, तो डेल एस ऑफ यूनिवर्स M1 C1 लॉग, ये भी T फाइनल अपॉन T1 प्लस M2 C2 लॉग T फाइनल अपॉन T2, ठीक है। ये भी फाइनाइट मास है, इनकम्प्रेसिबल है, तो इसका भी एंट्रोपी चेंज हमने पहले ये फॉर्मूला पढ़ चुका है, ठीक है। अब ये जो है ये जीरो के बराबर है क्योंकि मैक्सिमम वर्क की कंडीशन सी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब अगर M1 C1 इज इक्वल टू M2 C2 होगा M एंड C के बराबर,
ठीक है, देखिए यहाँ से आप निकाल सकते हैं वैल्यू, अगर ये केस नहीं दिया हो तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से ये निकाल सकते हैं। यहाँ पे टी एफ कैन बी वैल्यूएटेड, ठीक है। पर एक स्पेशल केस जो है वो ये है, तो यहाँ पे क्या होगा, log टी एफ अपॉन टी वन प्लस log टी एफ अपॉन टी टू इज इक्वल टू 0। सो ये प्रोडक्ट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में है तो log टी एफ स्क्वायर अपॉन टी वन इंटू टी टू इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो log टी एफ का स्क्वायर अपॉन टी वन इंटू टी टू इज इक्वल टू log 1 0 होता है, ठीक है। सो टी एफ स्क्वायर अपॉन टी वन टी टू इज इक्वल टू 1। सो टी एफ क्या आ गया, अंडर रूट टी वन इंटू टी टू। अब आप मुझे बताइए ये अर्थमेटिक मीन है या ज्योमेट्रिक मीन है, तो ये दिख रहा है, ठीक है, कि ये ज्योमेट्रिक मीन है। सो फाइनल टेम्परेचर अटेन्ड इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ T1 एंड T2। अब यही कंडीशन को अगर आप डेल डब्ल्यू पे रख दें तो डेल डब्ल्यू जो होगा वो मैक्स होगा। तो एम सी में मान रहा हूँ, M1 एंड C1 को सेम मान लिया मैंने, ठीक है। टी एफ माइनस टी वन माइनस एम इंटू सी, सॉरी यहाँ पे T1 माइनस टी एफ होगा, जस्ट अ सेकेंड, T1 ज़्यादा है ना TF से, तो T1 माइनस टी एफ, एम इंटू टी एफ माइनस T2, ठीक है। तो यहाँ पे m इंटू सी कॉमन है तो वो बाहर निकल जाएगा, T1 माइनस टी एफ, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस टी एफ होगा प्लस T2, ठीक है। तो m इंटू सी T1 प्लस T2 माइनस 2TF। अब देखिए आप यहाँ से इस 2 को कॉमन निकाल लीजिए बाहर, तो 2m इंटू सी, तो यह आ जाएगा T1 प्लस T2/2 माइनस TF। अब आप खुद देखिए ये जो है ये अरिथमेटिक मीन है एंड TF खुद ज्योमेट्रिक मीन है उसका। सो हम क्या बोल सकते हैं, 2 इंटू MC टू अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन, क्या क्या हमारा W मैक्सिमम, ठीक है। ये हमारा क्या है W मैक्सिमम, W मैक्सिमम क्या आएगा AM माइनस GM, ठीक है। तो देखिए कन्फ्यूज़न मत होइएगा, यहाँ पे अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन है, और हमने जो ये पढ़ा है यहाँ पे जो 2 फाइनाइट मास आते हैं तो उसमें अरिथमेटिक अपॉन ज्योमेट्रिक मीन का लॉगरिथमी नेचुरल लॉग था, ठीक है। तो ये आपका 2 चीज़ हो गई है। इसके बाद कुछ चीज़ें और इस टॉपिक में बची हुई हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड जैसे ही ये सब्जेक्ट कंप्लीट होगा हम इसके 500 to 600 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो जिससे ये लगभग हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ओके, चलिए बाय।